हेलो बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 1। तो बच्चों हम पार्ट 1 में क्या सब पढ़ चुके हैं, पदार्थ के बारे में हम पार्ट 1 में बात किए हैं। ठीक है, पदार्थ कितनी अवस्थाएं हैं इसके बारे में हम बात किए हैं, यानी कि ये सब बातें हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 में हम अब उससे आगे देखेंगे। उससे आगे क्या है पार्ट 2 में है, पार्ट 2 में बच्चा हम देखेंगे तापमान परिवर्तन के प्रभाव। पार्ट 2 में बच्चा हम क्या देखेंगे, तापमान परिवर्तन के प्रभाव। जब तापमान में परिवर्तन यानी कि बदलाव होगा तो पदार्थ पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें जो है 3 प्रभाव होगा। ठीक है, तो वो कौन कौन सा होगा, तो क्या सब होगा, गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु और ऊर्ध्वपातन निक्षेपण। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पहले हम जानेंगे गलनांक बिंदु के बारे में। ठीक है, गलनांक बिंदु के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो गलनांक बिंदु क्या है, ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है बच्चा, गलनांक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं क्रियाकलाप के जरिए समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे बर्फ होती है, बर्फ जो है वो पिघलना शुरू कर देती है, जल बनना शुरू कर देती है किस तापमान पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये क्या होगा, ये होगा बर्फ का गलनांक बिंदु। इसी प्रकार से लोहा जो होता है, लोहा किस तापमान पे पिघलना शुरू कर देता है, लोहा 1534 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू कर देता है। ये हो जाएगा बर्फ का गलनांक बिंदु और ये है लोहे का गलनांक बिंदु। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग पदार्थ का अलग अलग गलनांक बिंदु होता है। ठीक है, हम इसमें एक बीकर लिए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक बीकर लिए हैं, इसके अंदर जो यहाँ पे बर्फ डाली गई है और ये जो है ये एक कांच की छड़ी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है थर्मामीटर। ठीक है, और इसे क्या किया गया, लोहे के स्टैंड से टांगा गया है। ठीक है, नीचे हमने यहाँ पे बर्नर में आग लगाई है। ठीक है, जिससे कि हम बर्फ को उष्मा दे सके। ठीक है, बर्फ का तापमान होता है माइनस में, -4 डिग्री 3 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, जब हम इसको उष्मा देना शुरू करेंगे तो ये तापमान को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, यानी कि -4 से -3 आएगा, -3 से -2 आएगा, फिर उसके बाद -1, फिर आ जाएगा 0 पे। ठीक है, 0 डिग्री पे ये बर्फ जो है धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये बर्फ का जो है गलनांक बिंदु कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का गलनांक बिंदु है। गलनांक बिंदु पर कोई वस्तु क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे अब जो तापमान है वो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, जब तक कि सारी बर्फ बिल्कुल पिघल नहीं जाएगी तब तक क्या होगा, तापमान नहीं बढ़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आकर रुक जाएगा। ठीक है, यानी कि लगातार उष्मा दे रहे थे फिर भी तापमान में कोई वृद्धि नहीं आ रही थी, यानी कोई बढ़ोतरी नहीं आ रही थी। तो ऐसा किस लिए हो रहा था, ये हो रहा था संगलन के प्रसुप्त उष्मा के कारण। जो बर्फ है वो उष्मा यानी कि एनर्जी का यूज किस प्रकार से कर रहे थे, अपने अवस्था बदलने के लिए। ठीक है, जो उष्मा है उसके जो कण है, बर्फ के जो पदार्थ हैं, यानी वो क्या करती हैं, इसको गतिज ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिनमें कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है और ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये किस प्रकार की उष्मा है, संगलन की प्रसुप्त उष्मा, जो क्या होती है, जो ठोस को द्रव में परिवर्तित कर देती हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान भी लेते हैं, ये संगलन की प्रसुप्त उष्मा क्या है। ठीक है, देखिए वायुमंडल के दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जिसकी उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। देखिए वायुमंडलीय दाब यानी कि हमारे चारों तरफ जो हवा है उसका दाब यानी कि प्रेशर, उस पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक, उसी पदार्थ के गलनांक यानी कि ऐसे तापमान पर जिस पे वो गलना शुरू हो जाए, द्रव अवस्था में आना शुरू हो जाए, उस तापमान पर उसको द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा लगेगी उसी को कहेंगे संगलन की प्रसुप्त उष्मा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हम अभी आपको बताएं। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से आप ध्यान से सुने और उसको याद रखें। ठीक है, चलिए और क्यों ना हम इसको अच्छे से अगले पेज पे समझ ले। तापमान परिवर्तन के प्रभाव में दूसरा हमारा है क्वथनांक बिंदु। ठीक है, तो अब हम क्वथनांक बिंदु के बारे में जानेंगे। देखिए क्वथनांक बिंदु क्या होता है, तो बच्चा क्वथनांक बिंदु किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, क्या कहलाता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। ठीक है, देखिए कोई भी द्रव वस्तु जिस तापमान पर वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है उसी तापमान
को क्या कहा जाता है, क्वथनांक बिंदु। देखिए जैसे जल होता है, जैसे कि जल होता है, जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है, जल का क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर गैसीय अवस्था में यानी कि भाप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस को कहेंगे हम जल यानी का कहेंगे पानी का क्वथनांक बिंदु। अलग अलग वस्तुओं का क्वथनांक बिंदु जो है अलग अलग होता है, ठीक है। इसी में आगे हम पढ़ेंगे अब वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, ठीक है। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्या होता है, इसे क्या करते हैं, इसे हम इस क्रियाकलाप के जरिए समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्या किए, एक बीकर में पानी लिए हैं, आपको दिख रहा हो यहाँ पे हम एक पानी लिए हैं, इस बीकर में हम पानी लिए हैं और इसमें एक कांच की क्या किया है, छड़ लिए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ इस पे हम क्या एक कांच का छड़ लिए हैं। ये थर्मामीटर स्टैंड से टांगा गया है, ठीक है, और नीचे से इसमें उष्मा दिया जा रहा है, ठीक है। जल को गर्म करने के लिए इसमें उष्मा दिया जा रहा है। देखिए जल का जो तापमान है वो आमतौर पे कम ही होता है, यानी 50 डिग्री से कम ही होता होगा, ठीक है। जैसे जैसे इसको उष्मा देते रहेंगे वो 50 से बढ़ता रहेगा, 50, 60, 70, 80 पहुंच जाएगा वो, फिर लास्ट में 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा। जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा तो क्या होगा, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो आप देखेंगे कि ये उष्मा तो लगातार हम दिए जा रहे हैं, ठीक है। तापमान तो 100 डिग्री से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, भाप बनना शुरू हो रहा है, लेकिन तापमान में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। उष्मा हम दिए जा रहे हैं, उष्मा दिए जा रहे हैं तो तापमान तो बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी तापमान नहीं बढ़ रहा है। तो तापमान क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसका कारण है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, ठीक है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, उस उष्मा के कारण जो है वो जो जल है वो अपनी अवस्था बदलकर भाप बननी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। देखिए वायुमंडलीय दाब मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, ठीक है। इसमें मैं इस बार क्या कि 1 किलोग्राम द्रव लिए हैं, ठीक है, और 1 किलोग्राम द्रव को गैस में बदलने के लिए जितनी उष्मा की जरूरत होगी उसे ही कहा जाएगा वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, ठीक है। यहाँ पे ये उष्मा किस चीज में प्रयोग हो रहा है, अवस्था परिवर्तन करने के लिए, ना कि तापमान बढ़ाने के लिए, ठीक है। देखिए ऊष्मा जो है वो क्या करेगी, जल के जो कण है उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी, इतनी गतिज ऊर्जा प्रदान कर देगी कि वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। ये जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे भी आप याद रखें, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। चलिए अब हम इसे अगले पेज पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों चलिए इस पेज पे हम जानेंगे ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण के बारे में, ठीक है। देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, यानी कोई पदार्थ ठोस अवस्था सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। निक्षेपण में क्या होता है, वो बिल्कुल उल्टा होता है। देखिए अगर कोई भी पदार्थ हमारे पास गैसीय अवस्था में है और वो सीधे ठोस अवस्था में बदल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टा है, ठीक है। देखिए ऊर्ध्वपातन में क्या होता है बच्चा, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, और निक्षेपण में बच्चा क्या होता है, गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अब ये ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण होता किस प्रकार से है और किन किन पदार्थों का होता है, इसको हम क्या करते हैं, एक क्रियाकलाप से समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बर्नर लेना है कि इस पे हम क्या करें, एक चिमनी मिट्टी का प्याली रख देंगे, ठीक है। के प्याली के ऊपर हम क्या करेंगे, उल्टा एक किप रख देंगे और यहाँ पे जो छेद रहता है यहाँ पे क्या करेंगे, रुई का टुकड़ा लगा देंगे, ठीक है, ताकि जो भी किप के अंदर है वो बाहर ना जा पाए। और चिमनी मिट्टी के प्याली में हमने क्या रखा है, अमोनियम क्लोराइड, क्या रखे हम, अमोनियम क्लोराइड का पाउडर, ठीक है, जो कि क्या है, ठोस है। अब क्या करेंगे, बर्नर को हम चालू कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या किए, बर्नर को चालू किए, ठीक है। जो भी ये चीनी मिट्टी का प्याली है इसको गर्म करना क्या करेगा, शुरू करेगा। अब देखेंगे कि जो अमोनियम क्लोराइड ये पाउडर था ये सीधा गैस में बदलना शुरू हो जाएगा।
क्या होगा, यहाँ पे कोई भी द्रव पदार्थ नहीं बदलेगा, ये सीधा वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो ये वाष्प है ये बाहर नहीं जा पाएगा। किसकी वजह से नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रुई का टुकड़ा लगाए हैं इसके वजह से नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो जो ये वाष्प है वो इसी के अंदर, यानी कि इसी उल्टे रखे हुए कीप के अंदर ही, ये कीप के अंदर ही क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को, जो पाउडर था अमोनियम क्लोराइड का ठोस पाउडर, वो वाष्प यानी कि गैस में परिवर्तित हुआ, उसको कहा जाएगा ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाए, उसको कहा जाएगा ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अब समझेंगे बच्चा हम निक्षेपण को। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, जब ये गैस बन जाएगी, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का वाष्प बन जाएगा, ठीक, उसके बाद जो ये बर्नर है इसको बंद करना है, यानी कि उष्मा देना क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो जो भी यानी कि जो भी कीप के अंदर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडी होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जो ठंडी हो गई गैस जो है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो जमा शुरू होना जाएगा, यानी कि जमना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो गैस से सीधा ठोस अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे बन जाएगा। गैस से सीधा क्या होगा, यहाँ पे ठोस अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे बन जाएगा। तो इस प्रक्रिया को कहा जाएगा निक्षेपण। ठीक है, अब ऐसे कितने पदार्थ हैं जो कि ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण क्रिया को फॉलो करता है। ठीक है, देखिए ऐसे कई पदार्थ हैं। ठीक है, तो इनमें से हम क्या करते हैं, कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एक हो गया अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और क्या हो गया, और हो गया नैप्थालीन की गोलियां। अभी हम इसमें यूज करके, इसी क्रियाकलाप में हम अमोनियम क्लोराइड का यूज करके आप लोग को बताए हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद होता है आपको नैप्थालीन की गोलियां, जिसको कि हम कपड़ों में रखते हैं। ठीक है, कपड़ों को हम यदि लंबे समय तक कहीं पे हम स्टोर करके रखते हैं तो उसमें हम नैप्थालीन की गोलियां रखते हैं ताकि उसमें कोई कीड़े ना लगे। ठीक है, तो ये गोलियां भी जो है ये भी सीधे क्या होते हैं, ऊर्ध्वपातन होते हैं या फिर ये निक्षेपण होती हैं, यानी कि सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या है आपका, अब है कपूर, जो पूजा सामग्री में हम यूज करते हैं। ठीक है, देख ये भी जो है सीधे ठोस से गैस में या फिर गैस से ठोस में परिवर्तित होता है। ठीक है, ये भी कभी द्रव अवस्था में नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए और चीजें अब हम समझ लेते हैं अगले पेज पे। ठीक है, तो बच्चों इस पेज पे हम क्या जानेंगे, इस पेज पे हम जानेंगे तापमान परिवर्तन के प्रभाव। ठीक है, देखिए क्या है, जब एक सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाते हैं तो गैस के कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों सिलेंडर में भरी गैस पर जब हम दाब लगाते हैं तो गैस के कणों के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों सिलेंडर में भरे गैस पर जब हम दाब लगाते हैं तो क्या होता है, गैस के कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है। ठीक है, और फिर गैस जो है वो क्या होता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। गैस जो है द्रव और ठोस दोनों में बदल सकती है जब दाब में परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया किस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए इसे हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारे पास सिलेंडर। ठीक है, ये हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर यहाँ गैस है। ठीक है, और ये है यहाँ पे पिस्टल। ठीक है, जैसे ही इस पे दबाव डाला जाएगा तो तापमान भी घटाया जाएगा, तो जो ये जो कण है, इसके गैस के जो कण है ये क्या होगा, पास पास आएगा। ठीक है, और ये जो इसके जो कण जो पास पास आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका कण जो पास पास आएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। और जब ये द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है, इसी प्रकार जब ये गैस द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, और जब इस पे और ज्यादा दाब डाला जाए, यानी कि और ज्यादा प्रेशर डाला जाए, ठीक है, तब ये क्या होगा, तब ये द्रव से क्या होगा, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में फिर ये परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पे एक और होगी, जो हमारी ये पहली वाली स्थिति थी, इसमें यदि बहुत ज़्यादा दाब, यानी कि यदि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जाए तो गैस क्या होगा, गैस जो है वो सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, क्या जो गैस जो है सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, देखिए दाब जो है क्या होता है, दाब बढ़ाने से कण नजदीक आती हैं, नजदीक आते हैं। ठीक है, दाब जो है बढ़ाने से कण क्या होता है, दाब बढ़ाने से कण नजदीक आते हैं। ठीक है, और क्या होता है, दाब घटाने से कण दूर जाती हैं, है ना।
देखिए दाब बढ़ने से कण नजदीक आते हैं, ठीक है। कण अगर नजदीक आएंगे तो ये क्या, या तो ये द्रव में परिवर्तित होगा, यदि ज्यादा ही नजदीक आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ठोस बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है दाब घटाने से कण दूर जाते हैं, ठीक है। दाब, देखिए अब हम यहाँ पे क्या करें, अब जो यहाँ पे ये ठोस में है, जो ये ठोस बन गई है गैस, ठीक है, इस पे जो दाब, यहाँ पे जो ये दाब है, यहाँ पर जो ये दाब है, इसको यदि हटा लिया जाए, इसको यदि हटा लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसको यदि हटा लिया, या तो ये फिर गैस द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, या फिर ये क्या होगा, या फिर ये सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ये प्रक्रिया है गैस को द्रव या गैस को ठोस बनाने की थी, इसको उलट भी किया जा सकता है प्रेशर को कम करके, ठीक है। तो चलिए एक हम क्या करते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। गैस को द्रव या फिर ठोस में परिवर्तित जब किया जाता है, ठीक है। देखिए इसका बिल्कुल ही बहुत ही आसान सा उदाहरण होगा, ठीक है। देखिए एलपीजी है ना। देखिए एलपीजी जो गैस है वो हमारे घरों में जो सिलेंडर होते हैं खाना बनाने वाली गैस के, उनमें एलपीजी गैस भरी जाती हैं, ठीक है। एलपीजी के फुल फॉर्म होते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ठीक है। देखिए ये जो एलपीजी गैस होता है ये क्या होता है, ये द्रव होता है। ये जो एलपीजी गैस होता है ये द्रव होता है। जो सिलेंडर होते हैं उसमें द्रव यानी कि जल के तरह यानी कि तरल गैस होते हैं। ये प्रेशर अप्लाई करके, जैसे कि हम यहाँ पे गैस को द्रव बनाए थे, इसी प्रकार से एलपीजी जो होते हैं वो गैस जो होते हैं उसको द्रव बना के सिलेंडर में डाला जाता है, यानी कि दाब बढ़ा के, ठीक है, यानी कि प्रेशर बढ़ा के उसमें डाला जाता है। तो चलिए एक और उदाहरण हम आपको देते हैं जिससे कि वो सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी उसका उदाहरण हो जाएगा आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखिए गैस को सिलेंडर में लिए, ठीक है। अब तापमान घटाने के साथ साथ हम क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे। प्रेशर ज्यादा बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीधा ठोस रूप में आ जाएगी, ठीक है। और ये जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है इसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, ठीक है। इसे शुष्क बर्फ भी क्यों जो कहा जाता है, क्योंकि ये बिना द्रव अवस्था में आए ये सीधे ठोस अवस्था में या फिर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित की जा सकती है, ठीक है। आई होप कि आप लोग दाब परिवर्तन के प्रभाव समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए और चीजें अब हम अगले पेज पे देखते हैं। देखिए इस पेज पे अब हम समझ लेते हैं ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। पदार्थ की कोई भी अवस्था में अगर परिवर्तन होगा तो किस प्रक्रिया के तहत होगा, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, उसका क्या नाम होगा, यानी कि उस प्रक्रिया का क्या नाम होगा, ठीक है। ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं क्या, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। देखिए अब ठोस से कोई भी वस्तु अगर द्रव में परिवर्तित होगा, अब यदि ठोस से अगर कोई भी वस्तु द्रव में परिवर्तित होगा तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे संगलन कहा जाएगा, ठीक है। कोई भी वस्तु अगर ठोस से द्रव में परिवर्तित होगी तो क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा संगलन प्रक्रिया, ठीक है। अब देखिए अब इसी प्रकार से अगर यदि द्रव से गैस बन रहा है, अब अगर यदि द्रव से गैस बन रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा आपको वाष्पीकरण। क्या कहा जाएगा, वाष्पीकरण। यदि द्रव से अगर गैस बन रही है तो इसे कहा जाएगा वाष्पीकरण, ठीक है। अब देखिए गैस से अगर ठोस बन रहा है तो क्या कहा जाएगा, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को कहेंगे निक्षेपण। क्या कहेंगे, निक्षेपण, ठीक है। अगर गैस से अगर ठोस बन रहा है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे, ठीक है। अब देखिए अब अगर यदि ठोस से गैस बनती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, यानी कि जब ठोस से गैस में परिवर्तित होगा तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले, ठीक है। अब अगर यदि गैस से द्रव बन रहा है, अगर गैस से अगर द्रव बन रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को हम कहेंगे संघनन। क्या कहेंगे, संघनन, ठीक है। आप देख रहे हैं अगर गैस से द्रव में परिवर्तित होगा तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर यदि द्रव से ठोस बनेगा, यानी द्रव से यदि ठोस में परिवर्तित होगा तो इसे क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को हम कहेंगे जमना।
क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, जमना। जब द्रव से ठोस में परिवर्तित होगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को जमना कहेंगे। ठीक है, जब जल होता है उसको हम बर्फ बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अरे हम तो बर्फ जमा लिए। ठीक है, इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, जमना। ठीक है, तो इस सब चीजें को आपको याद रखना है। ठीक है, इस सब चीज़ों को आपको याद रखना है। अगर हम ठोस से द्रव में परिवर्तित होगा तो क्या कहेंगे, संगलन। ठीक है, और द्रव से यदि गैस में परिवर्तित होगा तो उसको कहेंगे वाष्पीकरण। ठीक है, और अगर गैस से ठोस में परिवर्तित होगा तो निक्षेपण। ठीक है, और वहीं पे यदि ठोस से गैस में परिवर्तित होगा तो ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और वैसे ही यदि गैस से द्रव में परिवर्तित होगा तो उसे कहेंगे संघनन, और द्रव से ठोस में परिवर्तित तो उसे कहेंगे जमना। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आप लोग इस प्रक्रिया को भी समझ गए होंगे। ठीक है, यदि आप इसे समझ गए हैं तो चलिए अब हम और चीजें अगले पेज पे समझते हैं। तो बच्चा अभी अगले पेज पे हमारा आता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, ठीक है, चलिए इसे हम एक क्रियाकलाप के जरिए समझते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है। अब वहाँ से क्या करना है, निशान लगा देना है। ठीक है, अब देखिए अब इस गिलास पानी को आप क्या कीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन रख दीजिए कहीं तक। ठीक है, इसे आप टच नहीं करना है, इसे रख देना। ठीक है, निशान लगा के आप रख देना है। ठीक है, आप जब रख देंगे तो आप जब जाके 4-5 दिन के बाद यदि आप इसका पानी का लेवल यदि आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ से पानी का लेवल था वहाँ से क्या होगा, थोड़ा बहुत पानी गायब हो गया है। ठीक है, आप देखिए तो पानी थोड़ा सा गायब हो गया होगा। ठीक है, तो यानी कि वो पानी जो गायब हुआ है वो कहाँ गया है, तो यानी कि कहाँ गया है, यानी कि जितना कम हुआ है उससे ऊपर का पानी कहाँ गया है, यानी कि जहाँ से हम पानी रखे तो वहाँ से नहीं है, थोड़ा कम हुआ, यानी कि थोड़ा जो कम हुआ है वो पानी कहाँ गया है। ठीक है, तो पानी क्या हो गया, जो भी पानी थोड़ा कम हुआ वो पानी क्या हो गया, वाष्प हो गया, यानी कि वाष्प यानी कि हवा में वो क्या हो गया, उड़ गया। ठीक है, यानी कि इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। ठीक है, यानी कि क्वथनांक से कम तापमान पर जब द्रव वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक यानी कि उबलने वाले तापमान से अगर किसी भी तब कम तापमान पर ये द्रव से गैस में बदल यानी कि भाप में बदल रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, वाष्पीकरण। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आप लोग ये बात समझ गए। ठीक है, तो वाष्पीकरण समझ गए। ठीक है, चलिए आगे हम अब देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक को। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब हम बात करेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, वाष्पीकरण के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, सतही छेद बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे देखिए कपड़ा सूखने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें फैला देते हैं। कपड़ा को सुखाने के लिए हम क्या कपड़े को फैला देते हैं। ठीक है, देखिए वायु की गति में वृद्धि, देखिए हम जानते हैं कि तेज वायु में क्या होते हैं, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। देखिए हम जानते हैं कि वायु तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे कि आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाते हैं। क्या है, तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वो वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या, आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। ठीक है, जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, घट जाएगी, और अगर कम रहेगी तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आप लोग वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक भी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगले पेज पे देखते हैं। तो बच्चों इस पेज पे हम जानेंगे वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण जो वो शीतलता कैसे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप एक चीज देखते होंगे, जब अपने नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपने हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। क्या होता है, इसके कण जो है वो आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते, क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते, जिससे कि हथेली पर शीतलता महसूस होती है ना, जिससे कि हथेली पर क्या होता है, शीतलता महसूस होती है। ठीक है, तो बच्चों तो आप इसका परिभाषा भी देख सकते हैं। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए ये द्रव के कण अपने आसपास के ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर अपने आसपास की ऊर्जा को जो है क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है।
इसी तरह आसपास के ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हम इस पेज पे जानेंगे गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। सूती कपड़े में जो है जल का अवशोषण अधिक होता है। सूती कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। क्या होता है, वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है, सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। तो देखो बच्चा, क्या होता है, किसी बर्तन में जब हम बर्फीला जल रखते हैं, जब हम किसी बर्तन में बर्फीला जल रखते हैं तो क्या होता है, वो जल्द ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती है ना। क्या वो हमें जल्द ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें क्या होता है, नजर आने लगता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती हैं। यानी कि वायु में उपस्थित जो जलवाष्प की ऊर्जा होता है वो ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती हैं और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है। क्या होता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें कि जल के बूंद के रूप में नजर आता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। तो चलिए, आई होप कि बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो बच्चों आपका चैप्टर 1 यही कंप्लीट हो जाता है। चलिए ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।